गुड इवनिंग टू ऑल। एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, और गुड न्यूज़ ये है कि जो आपका पेंडिंग एरियर बचा है उसको रिलीज़ करने का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सभी को पता होगा कि अक्टूबर मंथ तक आप लोगों को सिर्फ बेसिक प्लस डीए मिल रहा था। जो अदर अलाउंसेस हैं जैसे कि टीए, एचआरए, डीए ऑन टीए स्पेशल पे, ये प्रीवियस मंथ्स में आपको नहीं मिल रहे थे, तो इनको भी अब इस मंथ की सैलरी के साथ रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन है, हालांकि इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें भी लिखी हुई हैं, तो उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन लोगों से रिलेटेड जिन्होंने रिज़ाइन दे दिया है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि क्या है ऐसा नया। नया नहीं है तो चीज़ें पुरानी ही, हालांकि मैंने बताया भी था जब हम रिज़ाइन करते हैं तो हमें 1 मंथ की नोटिस पीरियड सर्व करनी होती है, लेकिन एमआरएस में ऐसी प्रैक्टिस नहीं देखी गई। लोग इंस्टेंटली रिज़ाइन करके चले गए। तो यहाँ पर जिन्होंने इंस्टेंटली रिज़ाइन किया, उन्होंने 1 मंथ नोटिस पीरियड नहीं सर्व किया है, तो उनका जो भी है, वैसे तो 1 महीने की सैलरी उनको जमा करनी होती है, लेकिन उन्होंने जमा नहीं किया। तो ये बोला गया है कि उनके जो पेंडिंग ड्यूज़ हैं यानी एरियर वगैरह उनको ना दिया जाए, उनसे रिकवरी करी जाए। इसकी बात करी गई इस लेटर में, हम इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे कि इसमें पहला पॉइंट लिखा है, नेस हैज़ स्टार्टेड रिलीजिंग द फुल सैलरी अलॉन्ग विद अलाउंसेस फ्रॉम नवंबर 2024 till October 2024 ओनली बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंसेस वाज रिलीज्ड। मतलब अक्टूबर तक सिर्फ आपको बेसिक पे एंड डीए मिला था। दूसरा पॉइंट कहता है, द एरियर मॉड्यूल इज डेवलप्ड बाय द ऑक्टोपोड एंड एरियर्स फॉर द पीरियड जुलाई 2024 टू अक्टूबर 2024 विल बी रिलीज अलॉन्ग विद द सैलरी ऑफ जनवरी 2025। यानी जो जुलाई से अक्टूबर तक का जो भी आपका एरियर बनता है वो जनवरी की सैलरी के साथ रिलीज़ कर दिया जाएगा। एरियर्स फॉर जून 2024 विल बी रिलीज अलॉन्ग विद द सैलरी ऑफ फरवरी 2025। जून का जो भी आपने 10-12 दिन काम किया था उसका जो भी एरियर आपका बनेगा वो फरवरी की सैलरी के साथ आएगा। मंथ वाइज नंबर ऑफ डेज फॉर विच एरियर इज कैलकुलेटेड कैन बी सीन इन ऑक्टोपोड लॉगिन ऑफ प्रिंसिपल अकाउंटेंट। पार्ट टू व्यू द नंबर ऑफ डेज इज HRMS पेरोल मंथली अटेंडेंस लिस्ट। ये इन्होंने एक बताया है कहाँ पे कैसे देखेंगे, वो अकाउंटेंट एंड प्रिंसिपल के नॉलेज में है चीज़ें कि कैसे पेरोल देखते हैं, कैसे अटेंडेंस देखते हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं। कौन कौन से अलाउंसेस जो एरियर के रूप में मिलेंगे उनकी बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है, वाइल प्रोसेसिंग द एरियर्स द फॉलोइंग थिंग्स इज़ टू बी रीचेक्ड एट स्कूल लेवल। स्कूल लेवल पे कुछ चीज़ें वो प्रिंसिपल और अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है, उसको चेक करना है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी ओवर पेमेंट होता है तो वो पूरी जिम्मेदारी अकाउंटेंट एंड प्रिंसिपल की होती है। तो जैसे टीए की बात करें तो इन्होंने लिखा है, एरियर विल बी ऑटो कैलकुलेटेड बाय द सिस्टम। However, arrears will be paid if an employee is present in the school at least 1 day in the month। मतलब इन्होंने कहा उसमें करना कुछ नहीं है। एरियर का जो मॉड्यूल है तो टीए वाला जो कॉलम होगा उसमें ऑटो कैलकुलेटेड टीए होगा, और अगर अकाउंटेंट एंड प्रिंसिपल को ऐसा लगता है कि इस एम्प्लॉय ने जिसका भी एरियर अमाउंट उसमें ऑटो जनरेटेड है और उसने मंथ में एक दिन भी काम किया है, यानी प्रेजेंट होकर फिज़िकली वो प्रेजेंट हुआ है स्कूल में, तो वो टीए के लिए इंटाइटल्ड है। तो वो ऐसे ही प्रोसेस कर देना, उसको पब्लिश कर देना, उसमें उसको छेड़छाड़ नहीं करनी है। हाँ, ऐसे केसेस में जहाँ पर कोई ऐसा एम्प्लॉय जो छुट्टी पे रहा है यानी पूरा मंथ वो रहा है, तो उस केस में उसको वो टीए नहीं मिलेगा। यानी टीए का एक रूल है, ये चीज़ ध्यान रखिए आप आगे के लिए भी। महीने में जितने भी दिन होते हैं, आपका 31 का है, 30 का है, 28 का है, 29 का है, जैसा भी हो, एटलीस्ट 1 डे हमें फिज़िकली प्रेजेंट होना होता है स्कूल में, तभी हमें टीए मिलता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी जैसे 2-3 साल पहले जब कोविड-19 आया था तो उसमें क्लासेस सस्पेंड कर दी गई थी, फिज़िकली ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। तो उसमें ऐसा था कि कुछ लोग जैसे ऑनलाइन क्लास तो ले रहे थे बट वो एक भी दिन स्कूल नहीं गए, तो ऐसे लोगों को टीए का भुगतान नहीं हुआ था।
हम लोगों ने उस समय क्या किया था कि भाई भले ही ऑनलाइन क्लासेस थी लेकिन एटलीस्ट हम 1-2 दिन स्कूल चले गए थे। हालाँकि प्रिंसिपल भी हमारे मतलब काफ़ी उनको नॉलेज था, तो उन्होंने ये चीज़ करी थी, हम लोगों को बुलाया था। बोले थे एटलीस्ट 1-2 दिन आप लोग आ जाइए, साइन कर दीजिए आकर के, जिससे टीए आपको मिल जाएगा। तो वो टीए मिल गया था। तो टीए के लिए ज़रूरी है मंथ में 1 दिन भी प्रेजेंट होना। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है आपकी समर वेकेशन या कुछ इस तरीके की छुट्टियाँ पड़ें। जैसे जून में कई बार छुट्टी हो जाती हैं, पूरा 1 जून से लेकर के पूरा आपकी छुट्टी रहेगी पूरा मंथ। तो उस केस में फिर हम स्कूल नहीं जाते हैं, तो उसमें क्या होता है फिर वो टीए के लिए आप इंटाइटल्ड नहीं हैं। ध्यान रखिएगा आगे इस चीज़ को। हमें फिज़िकली एटलीस्ट 1 डे प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। फिर इसमें DA on TA area will be auto calculated by the system. However, area will be nil in case transport allowance area as above is nil. अगर ऊपर आप TA nil करेंगे तो ऑटोमेटिक DA on TA भी nil ही हो जाएगा, क्योंकि जब TA आपको नहीं मिल रहा है तो DA on TA भी किस बात का, तो वो भी nil रहेगा, उसको भी ज़ीरो करना होगा। Accountants have to change the figure as ज़ीरो। हाउस रेंट अलाउंस एरियर में इन्होंने कहा है एरियर विल बी ऑटो कैलकुलेटेड बाय द सिस्टम, हाउएवर एरियर्स विल बी निल इन केस एकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉई इन द स्कूल प्रेमिसेस। अगर कोई भी स्टाफ जिसको क्वार्टर मिला है या कोई भी किसी भी तरीके का एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है स्कूल द्वारा, तो उसको HRA नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर भी अकाउंटेंट एंड प्रिंसिपल की ये जिम्मेदारी है कि उस फिगर को ज़ीरो किया जाए। साफ साफ लिखा है इन्होंने, अकाउंटेंट्स हैव टू चेंज द फिगर एज ज़ीरो इन दोज केसेस। अदरवाइज़ अगर वो आपका एम्प्लॉई बाहर रह रहा है तो फिर वो उसको HRA मिलेगा, जो भी उस पर आएगा अमाउंट वो उसको मिलेगा। स्पेशल पे एरियर के बारे में, स्पेशल पे एरियर शैल बी पेड टू द एम्प्लॉयज़ एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द बेसिक पे सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। स्पेशल पे 10% मिलेगा, उसमें भी कुछ कंडीशन है। स्पेशल पे इज़ पेएबल टू ऑल द रेगुलर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ अपॉइंटेड विद द अप्रूवल ऑफ नेस्ट एंड स्टेइंग इन द कैंपस। मतलब ये 10% स्पेशल पे उन सभी एम्प्लॉयज़ को मिलेगा जो कैंपस में रह रहे हैं, मतलब उनको एकोमोडेशन मिला हुआ है उनको मिलेगा ये, यानी उनको HRA नहीं मिलेगा तो उनको स्पेशल पे अलाउंस मिल जाएगा। If accommodation is provided by the school and the staff doesn't occupy it immediately, special pay will not be paid. अब इन्होंने कहा एकोमोडेशन अगर प्रोवाइड कराया गया है स्कूल द्वारा, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या शेयर्ड में हो, कई बार जैसे एक रूम में 2 को या 3 को कर दिया ऐसे भी, तो उसमें जनरली फैमिली वाले लोग मना कर देते हैं भाई हमें नहीं चाहिए, तो उस केस में स्पेशल पे नहीं मिलेगा, ऐसा इन्होंने लिखा है। फिर है इन केस एम्प्लॉय इज़ नॉट स्टेइंग इन कैंपस ड्यू टू द रीज़न दैट एकोमोडेशन इज़ नॉट अवेलेबल इन द कैंपस बेस्ड ऑन पर्सनल सर्टिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल, द स्पेशल पे विल बी पेड प्रोवाइडेड दैट द एम्प्लॉय कैरीड आउट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर रेजिडेंशियल स्कूल। और मान लो ऐसा केस है कि एकोमोडेशन है ही नहीं स्कूल कैंपस में, तो उस केस में उस एम्प्लॉय को बाहर रहना पड़ रहा है, लेकिन बाहर रहते हुए भी वो 24/7, यानी कहने का मतलब जो भी ड्यूटीज़ हैं, जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, जो भी हाउस मास्टर की ड्यूटीज़ हैं, जो भी रात की ड्यूटीज़ हैं, अगर वो टीचर कर रहा है या स्टाफ कर रहा है और प्रिंसिपल इसको सर्टिफाई कर रहा है कि हाँ ये फला स्टाफ हमारा बाहर रह रहा है, लेकिन बाहर रहने के बावजूद भी वो सारी ड्यूटीज़ स्कूल कैंपस की जो भी रेजिडेंशियल होती वो सारी वो कैरी आउट कर रहा है, तो उसको भी ये स्पेशल पे अलाउंस मिलेगा। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा पहली कंडीशन स्पेशल पे उनको मिलेगी जो स्कूल कैंपस में रह रहे हैं, दूसरी कंडीशन ऐसे लोगों को भी मिलेगी जो बाहर रह रहे हैं लेकिन सारी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल उसको सर्टिफाई करेगा। However, arrears will be nil in case an employee is not eligible for special pay. Accountants have to change the figure as zero in those cases. हालांकि ये कह रहे हैं कि अगर एरियर्स इनका नील रहेगा, यानी कोई भी है जो इंटाइटल नहीं है तो उसको ज़ीरो किया जाएगा, क्योंकि वो ऑटो कैलकुलेटेड सभी का उसमें रहेगा, लेकिन ये वेरीफाई कौन करेगा? प्रिंसिपल और अकाउंटेंट, यानी जहाँ पर कोई उसके लिए इंटाइटल्ड नहीं है तो वो ज़ीरो फिगर कर देंगे। फिर यहाँ पर देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
सैलरी टू द रिजाइंड एम्प्लॉयज़ वॉज नॉट रिलीज फॉर द मंथ इन विच एम्प्लॉई हैज़ रिजाइंड. एरियर शुड ऑल्सो बी रिलीज टू द रिजाइंड एम्प्लॉयज़. कह रहे हैं सैलरी टू द रिजाइंड एम्प्लॉयज़ वॉज नॉट रिलीज फॉर द मंथ इन विच एम्प्लॉई हैज़ रिजाइंड. जैसे किसी पर्टिकुलर मंथ में किसी भी स्टाफ ने रिज़ाइन किया तो उसकी सैलरी उस मंथ रोक ली गई थी, रिलीज़ नहीं करी गई थी, जबकि जितने दिन आपने काम किया है उतनी सैलरी बनती है. ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा आगे क्या लिखा है इन्होंने लिखा है अकाउंटेंट्स principals are directed to carefully examine and ensure the processing of salary of resigned employees as well. In case of resigned employees, it must be ensured that the resignation is duly accepted by the competent authority and notice payment, if any, is being either deposited. ये मैं बार बार कहता हूँ इस चीज़ को, तो ये थोड़ा देख लीजिएगा. बाय द एम्प्लॉय और रिकवर्ड फ्रॉम द एरियर्स. जैसे मान लो इन्होंने कहा है इन केस ऑफ रिजाइंड एम्प्लॉयज़ इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट रेजिग्नेशन इज़ ड्यूली एक्सेप्टेड. बिल्कुल ये इंश्योर किया जाए, मस्ट बी इंश्योर्ड दैट रेजिग्नेशन इज़ ड्यूली एक्सेप्टेड, कि उनका त्यागपत्र, उनका रेजिग्नेशन उसको एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया है बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. एंड नोटिस पे पेमेंट इफ़ एनी इज़ बीइंग ईदर डिपॉजिटेड बाय द एम्प्लॉय और रिकवर्ड फ्रॉम द एरियर्स. और जो नोटिस पीरियड था, क्या उस एम्प्लॉय ने सर्व किया है, और अगर नहीं सर्व किया है तो क्या उसने वो पेमेंट 1 मंथ का, इसमें साफ साफ लिखा नोटिस पे पेमेंट, जो नोटिस पे पेमेंट होता है 1 मंथ का, या परमानेंट एम्प्लॉय के केस में 3 महीने का होता, प्रोबेशन के केस में 1 महीने का होता. ध्यान रखिएगा नोटिस पीरियड आपको 1 ही महीने सर्व करना है, ड्यूरेशन दोनों में एक ही है. लेकिन अगर आप दोनों ही केस में, प्रोबेशन और परमानेंट दोनों ही केस में नोटिस पीरियड नहीं सर्व करते हो, तो प्रोबेशन के केस में आपको 1 महीने की सैलरी जमा करनी पड़ेगी, परमानेंट एम्प्लॉय के केस में आपको 3 महीने की सैलरी जमा करनी पड़ती है. ध्यान रखिएगा परमानेंट इन द सेंस जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है, जब कन्फर्मेशन आपका हो जाता है. तो इन्होंने कहा है अगर ऐसा है तो उनके एरियर्स में से रिकवरी करी जाए. लिखा है इन्होंने बीइंग ईदर डिपॉजिटेड बाय द एम्प्लॉय और रिकवर्ड फ्रॉम द एरियर्स. फिर references are received from schools for payment of salary of employees where no salary was paid for a particular month or salary was paid for a lesser number of days. जैसे कई बार ऐसा हुआ लोगों ने नियम के तहत छुट्टी भी ली है, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स ने उनको पता नहीं था. जैसे CL पे ऑन ड्यूटी माना जाता है, या किसी भी तरीके की सैंक्शनड अगर छुट्टी है उसकी EOL के अलावा, जैसे EL उसने ली है या CL ली है, EOL के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, तो वो उसको सैलरी मिलती. लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स को जानकारी नहीं थी, अकाउंटेंट को जानकारी नहीं थी. उन्होंने जब अटेंडेंस भेजी तो जैसे मान लो 30 दिन का महीना था और 2 दिन कोई छुट्टी पे चला गया, तो उन्होंने 28 दिन की ही भेज दी, तो उसमें उनकी सैलरी कट होके आ गई 2 दिन की. तो ऐसे केस में अगर ऐसा कहीं भी हुआ है तो इन्होंने कहा है उसके लिए उनको वो पेमेंट वो प्रोसेस करें, वो दिया जाएगा जो भी काटा गया है. लिखा है रेफरेंस आर रिसीव्ड फ्रॉम स्कूल फॉर पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ वेयर नो सैलरी वाज पेड फॉर अ पर्टिकुलर मंथ और सैलरी वाज पेड फॉर अ लेसर नंबर ऑफ डेज. इन दिस रिगार्ड ए 1 टाइम विंडो विल बी प्रोवाइडेड इन द मंथ ऑफ फरवरी. फरवरी के मंथ में आपको एक बार विंडो ओपन करी जाएगी, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को करके वो सैलरी जो भी कट के आई है आपकी, EOL के केस में तो कटेगी ही कटेगी, लेकिन मैं अदर केस है जैसे कुछ मैटरनिटी के केस में लोगों की सैलरी नहीं मिली है, मैटरनिटी पे गई हैं कई महिलाएं, बट उनको सैलरी नहीं दी गई है, तो वो भी मिलेगी उनको. ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. 5 वाइल प्रोसेसिंग द सैलरी फॉर द मंथ दिसंबर 2024 नेस्ट हैज़ रिसीव्ड इनॉर्मस रिक्वेस्ट फ्रॉम स्कूल फॉर अब पब्लिशिंग द सैलरी. अकाउंटेंट एंड प्रिंसिपल आर डायरेक्टेड टू वेरीफाई द डाटा बिफोर पब्लिशिंग द सैलरी. नो रिक्वेस्ट फॉर अनपब्लिश ऑफ सैलरी विल बी कंसिडर्ड एट नेस. तो इन्होंने कहा पहले आप वेरीफाई कर लीजिए पब्लिश करने से पहले, क्योंकि अनपब्लिश का कोई भी सीन नहीं किया जाएगा नेस्ट की तरफ से. 7 पॉइंट सैलरीज आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द अटेंडेंस डाटा entered in the HRMS at the school level. The accountant and principals are responsible for ensuring the accurate calculation of salaries and arrears. Accountant and principal will be held accountable for any overpayment. अगर ज़रा सा भी एक भी रुपया ओवर पे होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अकाउंटेंट एंड प्रिंसिपल की. तो चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें 3-4 चीज़ें महत्वपूर्ण बताई गई हैं. एक तो आपका एरियर मिल जाएगा, एरियर कैसे मिलेगा कैलकुलेशन की पूरा उन्होंने बताया है.
किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, क्यों कौन कौन से अलाउंसेस है। बाकी रेजिग्नेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फो है। तो अगर कोई बिना नोटिस पीरियड के गया है तो आपको अब ये मान के चलिए एरियर आपका रोका जा सकता है, आपको एरियर नहीं मिलेगा क्योंकि वो रिकवरी करी जाएगी आपकी। और उस केस में भी अब मान लो जैसे कि जब आपने 20 दिन काम किया और आप रिज़ाइन करके चले गए तो 20 दिन का आपको पेमेंट मिलना था, लेकिन होगा क्या कि वो अब अगर आप बिना नोटिस पीरियड सर्व किए गए हैं तो वो फिर रिकवर कर लिया जाएगा आपका, और एरियर में जो भी फिर आपका अमाउंट बचेगा वो आपको दे दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।